गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th के सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे थे। इस चैप्टर में हम जो चैप्टर 14 है वो डिस्कस करते हुए अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन, हमने इसमें इंट्रो फेज देखा था कल कि कैसे एक पार्टीशन 1947 जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा टाइम होना चाहिए था कि हमें आज़ादी मिली, हम बहुत खुश थे, बट एक घाव भी था कि हम पार्टीशन भी हमें फेस करना पड़ रहा था। फिर हमने पार्टीशन या होलोकॉस्ट होलोकॉस्ट टर्म को भी हमने समझा था और हमने देखा था कि कैसे अलग अलग स्टीरियोटाइप्स यानी कि अलग अलग हमने धारणा एक दूसरे को लेके पाकिस्तान ने इंडियंस को मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग धारणा बना रखी है, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब हम शुरू करने वाले हैं कि व्हाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपन, ये क्यों हुआ और क्या मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हमें पार्टीशन करना पड़ा। हमने ये लखनऊ पैक्ट और आर्य समाज वाली डेफिनेशन, ये बॉक्सेस भी डिस्कस कर लिए थे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो अपडेटेड रहेंगे आने वाली वीडियोस के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम व्हाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपन। सबसे पहला पार्ट है कल्मिनेटिंग पॉइंट ऑफ लॉन्ग हिस्ट्री। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो इंडियन और पाकिस्तानी दोनों तरफ हिस्टोरियंस हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की जो थ्योरी थी दैट हिंदू और मुस्लिम जो हैं इनको कॉन्स्टिट्यूटेड दो सेपरेट नेशंस। ये किसकी थ्योरी थी? मोहम्मद अली जिन्ना की, कि जो कॉलोनियल रूल में हिंदूज और मुस्लिम्स रह रहे हैं वो दो अलग सेपरेट नेशंस प्रोजेक्ट कर रहे थे और ये चीज कॉलोनियल टाइम नहीं मेडिवियल टाइम से वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। उन्होंने जो 1947 के इवेंट्स हो रहे थे उसमें भी उन्होंने इस बात को एम्फेसाइज किया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट थी और वो कॉन्फ्लिक्ट थ्रू आउट मेडिवियल और मॉडर्न टाइम्स, मतलब वो अब कॉलोनियल रूल में शुरू नहीं हुई है, वो उससे पहले से चली आ रही थी। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं डज नॉट रिकॉग्नाइज कि हिस्ट्री में एक्चुअली इन कम्युनिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थी, को एग्जिस्टेड, लॉन्ग हिस्ट्री शेयर कर रहे थे और म्यूचुअल कल्चरल एक्सचेंज चल रहा था और काफी सारे लोग साथ में भी रहते थे। और हम जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस थे कि लोगों की सोच बदल रही थी, कुछ स्कॉलर्स पार्टीशन को देखते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स हुआ, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने उस वक्त अपने बेनिफिट को देखा और वो चीज उस कारण से हुई। सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स के लिए सजेस्ट किया गया था जब कॉलोनियल गवर्नमेंट हुई एंड ये 1909 और 1919 ये दो टाइम थे और 1919 में थोड़ा बढ़ गया, बट ये मुस्लिम्स को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब था कि अब मुस्लिम्स इलेक्ट करेंगे अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव, उनकी जो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका जो एरिया डिसाइड किया गया है वहां पे वो अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे। इसने एक पॉलिटिशियंस के अंदर एक टेम्पटेशन की और ऐसे स्लोगन यूज किए जाने लगे, रिलीजियस ग्रुप्स इकट्ठे होने लग गए और रिलीजन के बेस पे आइडेंटिटी यूज की जाने लगी मॉडर्न पॉलिटिक्स के तौर से। और कम्युनिटी आइडेंटिटीज ये सिर्फ सिंपल डिफरेंस फेथ और बिलीफ का नहीं था, ये कि पहले होता था कि ठीक है आप अलग भगवान को मानते हो, हम अलग को मानते हैं, ठीक है अलग फेथ और बिलीफ हमारे अलग अलग हैं, इतना तक नहीं रह गया था। अब वो बहुत ऑपरेसिव, एक दूसरे को लेके हॉस्टाइल हो गए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हमारी इंडियन पॉलिटिक्स पे पड़ा, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इसको बहुत ज्यादा ओवर एम्फसाइज भी ना कर दें कि भाई यही सारी की सारी वजह थी कि हमारा पार्टीशन हुआ। नहीं, इसको हम इतना भी ओवर पावर नहीं कर सकते, और भी बहुत सी चीजें थी। कम्युनल आइडेंटिटीज जो होस्ट अदर डेवलपमेंट्स 20th सेंचुरी के अराउंड ड्यूरिंग 1920s और 1930s टेंशन बढ़ी। मुस्लिम्स को गुस्सा आने लगा म्यूजिक बिफोर मॉस्क,
और जो काउ प्रोटेक्शन, क्योंकि काउ इज अ होली एनिमल फॉर हिंदूज, एंड उस चीज के नारे मुस्लिम्स को गुस्सा आ रहा था कि म्यूजिक उनके सामने ये मॉस्क के बाहर ये स्लोगन्स दिखाए जा रहे थे, क्योंकि मतलब स्लोगन्स आवाज आ रही थी उनको कि काउ प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। और ये एफर्ट्स कौन कर रहा था? आर्य समाज। वो कह रहे थे कि हिंदू फोल्ड शुद्धि, ऐसे हिंदू जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया है वो वापस आए, उस तरीके के एफर्ट्स किए जा रहे थे। मुस्लिम बिफोर मॉस्क ये था कि प्लेइंग म्यूजिक किसी रिलीजियस प्रोसेशन के टाइम पे, और मॉस्क के सामने जब नमाज का वक्त है। और ये हिंदू मुस्लिम वायलेंस बढ़ा। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स ने इस चीज को देखा कि वो जो उनके रिलीजन के ऊपर ये हैम्पर कर रहे हैं, उनके रिलीजन में ये दखल देने की कोशिश है। और एक प्रोपोगेंडा चलाया गया था पूरा का पूरा, और ऑर्गेनाइजेशंस कि हिंदूज के अंदर काफी गुस्सा था 1923 के बाद, क्योंकि काफी सारे हिंदूज को कन्वर्ट कर दिया गया था मुस्लिम्स में। मिडिल क्लास पब्लिस्ट्स एंड कम्युनल एक्टिविस्ट्स जो थे वो ग्रेटली कम्युनिटीज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, और रायट्स क्रिएट हो रहे थे। लोग अलग अलग जो देश के अलग अलग जगहों पे लड़ाइयाँ हो रही थी, कम्युनल रायट्स बढ़ रहे थे, गहरे होते जा रहे थे, और वायलेंस की मेमोरीज बढ़ रही थी। लेकिन ये इनकरेक्ट होगा कहना कि कम्युनल टेंशन ही इकलौती वजह थी कि पार्टीशन हुआ। अगर हम गरम हवा, ये एक फिल्म थी जो कि कम्युनल डिस्टॉर्ट हैपन इवन बिफोर 1947। उन्होंने कहा कि 1947 से पहले से ही ये कम्युनल डिफरेंसेस चल रहे थे, और पर डिफरेंसेस होने के बाद भी वो अपने घरों में वही रहते थे, उनको अपने घर नहीं छोड़ने पड़े थे। पार्टीशन वॉज अ क्वालिटेटिवली डिफरेंट फिनोमिना। वो इन लड़ाई झगड़े जो दो धर्मों में हो रहे थे वो उनसे काफी अलग चीज थी। अर्लियर भी कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही थी, बट ये बहुत अलग था। तो हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है लास्ट के 10 साल ब्रिटिश रूल के जो थे। व्हाट इज कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म क्या था? देर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ आर आइडेंटिटी। जैसे कि आप लड़के हो, आप लड़की हो, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। आप एक यंग पर्सन हो, आप किसी स्पेसिफिक गांव से बिलोंग करते हो या शहर से, या आपका एक कस्बा है, स्टेट है, आप वहां से बिलोंग करते हो, आप एक स्पेसिफिक भाषा बोलते हो, आप इंडियन हो, पर यू आर ऑल्सो अ वर्ल्ड सिटीजन। आप पूरी दुनिया का भी हिस्सा हो। आपका इनकम लेवल क्या है, आप फैमिली टू फैमिली वो भी वेरी करता है। हम सब सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम सबका कोई एक स्पेसिफिक धर्म होता है, कास्ट होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी आइडेंटिटीज का मतलब बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक लड़की हूँ, मैं इंडियन सिटीजन हूँ, मैं कौन से शहर में रहती हूँ, मैं कौन सी भाषा बोलती हूँ, ये सब मेरी आइडेंटिटी बनाता है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। वक्त के साथ लोग अलग अलग सिग्निफिकेंस अटैच करते जाते हैं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ, कि मैं एक मुस्लिम हूँ या मैं एक हिंदू हूँ। वो आइडेंटिटी वक्त के साथ कॉम्प्लेक्स होती जाती है, एंड इसको कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज कम्युनल। Communalism refers to politics that seeks to unify one community। ऐसी पॉलिटिक्स जो एक धर्म या एक कम्युनिटी को यूनिफाई करने में, एक करने में यूज की जाए, और दूसरों की तरफ हॉस्टाइल ऑपोजिशन रखे टू अनदर कम्युनिटी। ये डिफाइन करता है कम्युनिटी आइडेंटिटी एज फंडामेंटल और फिक्स, कि जो कम्युनिटी की आइडेंटिटी है वो फंडामेंटल है और फिक्स है, पक्की है। ये जो आइडेंटिटी होती है ये नेचुरल होती है, हम इसके साथ पैदा होते हैं, एंड थ्रू हिस्ट्री ओवर टाइम आइडेंटिटी डू नॉट इवॉल्व। वक्त के साथ ऐसा नहीं कि ये बदल जाएगी या इवॉल्व होगी। कम्युनिटी इन ऑर्डर टू यूनिफाई कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को, अपने उसको लोगों को इकट्ठा करने के लिए कम्युनलिज्म सप्रेशन, डिस्टिंक्शन विद इन कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर भी भेदभाव किए जाते हैं और एम्फेसिस किया जाता है यूनिटी ऑफ अ कम्युनिटी अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी, की एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट खड़ी हो, ऐसी चीजें की जाती हैं। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स जो एक कम्युनिटी यूज करती है उसका पार्ट होता है,
ठीक है, ये व्हाट इज कम्युनलिज्म का हिस्सा था। मुस्लिम लीग जो थी वो इनिशियली फ्लोटेड इन ढाका, ढाका पाकिस्तान वाले एरिया में है 1906 के टाइम पे। मुस्लिम लीग वाज क्विकली टेकन ओवर बाय यूपी बेस्ड मुस्लिम एलिट। उन्होंने मुस्लिम लीग को टेक ओवर कर लिया। पार्टी ने ऑटोनॉमी की मुस्लिम मेजॉरिटी जहां जहां पे है उन जगहों पे उनको स्पेशल प्रिविलेज मिले उसका डिमांड रखनी शुरू की एंड इवेंचुअली 40s में उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी। अब प्रोविंशियल इलेक्शंस की अगर हम बात करें जो 1935 में 37 में हुए और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की, तो 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स के इलेक्शन हुए और ये पहली बार हुए थे। अबाउट 10 से 12% ऑफ पॉपुलेशन ने राइट टू वोट, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, हर कोई इसमें वोट नहीं कर सकता था, सिर्फ 10 से 12% लोगों ने ही इसमें वोट किया था। और इन इलेक्शंस में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लगभग उनको मिली थी 5 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में उनको मेजॉरिटी मिली थी और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी साथ में, मतलब ऑब्वियसली कोलिजन उन्होंने कुछ अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिल के कहीं पे पार्टी अपनी पॉलिटिक्स बनाई, तो 7 जगहों पे कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन जो मुस्लिम रिजर्व एरिया था वहां पे कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट द मुस्लिम लीग ऑल्सो फेयर्ड पुअरली, पुलिंग ओनली 4.4% ऑफ टोटल मुस्लिम वोट। जो मुस्लिम लीग जो अपने आप को ये बोल रही थी कि हम तो मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहां सिर्फ 4.4% ही टोटल मुस्लिम के वोट उनकी तरफ कास्ट हुए, बाकी सारे वोट कहाँ कास्ट हुए? कांग्रेस की तरफ। लीग फेल्ड टू विन अ सिंगल सीट इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, जहां पे पाकिस्तान बना बाद में, वहां पे 1935 में तो एक भी सीट नहीं आई थी मुस्लिम लीग की, एंड सिर्फ 2 सीटें 84 में से, इमेजिन, 2 आउट ऑफ 84 रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसीज जो पंजाब की थी और 3 कॉन्स्टिट्युएंसीज जो सिंध की थी, वहां पे ही ये लोग अपनी पावर में अपनी गवर्नमेंट को इलेक्शंस वहां पे ये जीत सके। जो इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस मुस्लिम लीग जॉइंट गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, कुछ कुछ ऐसी जगहें थी जहां पे कांग्रेस ने और गवर्नमेंट के साथ भी जॉइंट गवर्नमेंट बनाई थी, तो वो यहाँ पे कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग जॉइंट गवर्नमेंट बनाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को तो पूर्ण बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली थी, तो उन्होंने मुस्लिम लीग के उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और बहुत से स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इस रिजेक्शन ने मुस्लिम लीग को कन्विंस कर दिया कि अगर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो रिमेन्ड यूनाइटेड, उसके बाद भी, मतलब अगर अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से चले गए और तब भी हम इनके साथ यूनाइटेड रहे, तो मुस्लिम्स को बहुत मुश्किल होगी पॉलिटिकल पावर गेन करने में, उनकी अपनी आइडेंटिटी उनको नहीं मिलेगी। और यही एक तरीके से कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि बहुत कांग्रेस को, अगर कांग्रेस ने एग्री कर लिया होता तो शायद ये फीलिंग अराइज ही ना हुई होती। क्योंकि उन्होंने ये बोला कि हम हमेशा माइनॉरिटी रहेंगे। मुस्लिम लीग एज्यूम्ड कि ओनली मुस्लिम पार्टी ही मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस हिंदू पार्टी है। जिन्हा ने इस इंसिस्ट किया कि वो लीग के सोल स्पोक्स पर्सन है, मतलब लीग की सारी बातें वही आगे रखते हैं। और थ्रू पॉपुलर इन यूनाइटेड प्रोविंसेस बॉम्बे मद्रास, सोशल सपोर्ट फॉर लीग काफी कम था, जहां पे बाद में पाकिस्तान बना। लेकिन अगले 10 साल में बंगाल और ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था और पंजाब का एरिया, ये इन्हें आप देखना कैसे अब अगले 10 साल में शिफ्ट आएगा। सिंध में भी गवर्नमेंट बनाने में फेल हुए। लीग डाउटेड कि क्या इनका जो ये एफर्ट है ऑफ एक्सपैंडिंग सोशल सपोर्ट, क्या ये एक्चुअल में, उनको डाउट हो रहा था कि ये वर्क भी कर रहा है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वाइडेंड हुई, उन्होंने यूनाइटेड प्रोविंसेस में पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल कोलिजन का, और उन्होंने कहा कांग्रेस ने कि हम आपके साथ पार्टी नहीं फॉर्म करेंगे, हम कोलिजन में नहीं आएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो लैंड लॉर्डिज्म को सपोर्ट कर रही थी और कांग्रेस चाहती थी कि ये जो लैंड लॉर्डिज्म है, कि मतलब जमीन पे किसान काम कर रहा है पर मालिक, लैंड लॉर्डिज्म जो ये अधिकार वाली चीज है, ये अबॉलिश हो जाए।
तो कांग्रेस और लीग के विचार बहुत अलग थे। लीग चाहती थी लैंडलॉर्डिज्म रहे, कांग्रेस चाहती थी कि ये अबॉलिश हो जाए। लेकिन पार्टी ने कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए उस डायरेक्शन में कांग्रेस ने, और ना ही कोई गेन मिला मुस्लिम मास कांटेक्ट में, जो कि उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था कि कांग्रेस ने कि मुस्लिम्स उनके सपोर्ट में आ जाए। इन द एंड सेक्युलर और रेडिकल दोनों ने ही अलार्म किया कि मुस्लिम्स एंड मुस्लिम लैंडेड एलीट विदाउट विनिंग ओवर मुस्लिम मासेस, कि हमें मुस्लिम मासेस को उनके विश्वास को जीतना पड़ेगा। हिंदू महासभा ये 1915 में फाउंड हुई थी। हिंदू महासभा वाज अ हिंदू पार्टी दैट रिमेन्ड कन्फाइंड टू नॉर्थ इंडिया। इसका ये काम था कि हिंदूज को यूनाइट किया जाए और एनकरेज किया कि हिंदूज को टू ट्रांसेंड द डिविजन ऑफ कास्ट एंड सेक्ट, जो ये हमारे बीच में कास्ट का डिविजन इन सबका है, उनके बारे में इन्होंने बोला। एंड इट सॉट टू डिफाइन हिंदू आइडेंटिटी इन ऑपोजिशन टू मुस्लिम आइडेंटिटी। जो ये मुस्लिम लीग मुस्लिम कर रही थी, तो इसके ऑपोजिशन में अब हिंदू महासभा हिंदूज की आइडेंटिटी के लिए खड़ी हुई थी। Moreover, while leading, the Congress leaders in 1930s insisted that more than ever before, अब हमें सेक्युलरिज्म की जरूरत थी, and no means universally shared by lower down in the party। ये चीज हमें बहुत जरूरत है। मौलाना आजाद जो कि कांग्रेस के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, उन्होंने 1937 में ये पॉइंट आउट किया कांग्रेस को कि वो उन्हें कि members of the Congress were not allowed to join the league, yet congressmen were active in हिंदू महासभा, कि जो कांग्रेस का इंसान, जो कांग्रेस का पार्ट है और वो मुस्लिम लीग के किसी चीज में जाना चाहता है तो उसको अलाउड नहीं है, लेकिन कोई कांग्रेस का अगर हिंदू महासभा में जाना चाहता है तो वो अलाउड था। एटलीस्ट सेंट्रल प्रोविंसेस में तो यही केस था, जो कि आज का मध्य प्रदेश है। ओनली दिसंबर 1938 के बाद ये डिक्लेयर किया वर्किंग कम्युनिटी के कि जो कांग्रेस के मेंबर हैं वो महासभा में भी नहीं पार्ट ले सकते। इंसिडेंटली ओवर द पीरियड जब महासभा, हिंदू महासभा और राष्ट्र स्वयंसेवक संघ आरएसएस इनको थोड़ी स्ट्रेंथ मिलने लगी, तो धीरे धीरे ये नागपुर वाले एरिया में उन्होंने अपना बेस बनाया, यूनाइटेड प्रोविंस पंजाब के एरिया में और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड 1930s में। 1940 तक हमें दिखता है कि लगभग 1 लाख ट्रेंड हाईली डिसिप्लिन ऐसे प्लेज्ड आइडियोलॉजी जो हिंदू नेशनलिज्म को फॉलो करते थे वो इनको सपोर्ट कर रहे थे और इनके साथ थे। कन्फेडरेशन ये मॉडर्न पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है जो रेफर करती है यूनिफॉर्म ऑटोनॉमस एंड सॉवरेन स्टेट, जहाँ पे विद द सेंट्रल बीइंग डिलिमिटेड विद डिलिमिटेड पावर्स, कि सेंटर के पास बहुत सारी पावर सेंटर के पास है। कन्फेडरेशन इसको कहते हैं। पाकिस्तान, द नेम पाकिस्तान और पाकिस्तान, इस पे PAK जो आप देखोगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बालूचिस्तान, तो वहां से ये बना है। ये पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट जो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, चौधरी रहमत अली एट कैम्ब्रिज, उन्होंने इसको किया। हु इन पैम्फलेट्स रिटन 1933 और 1935 में डिजायर ऑफ सेपरेट नेशन स्टेटस, एक नई आइडेंटिटी, एंड नो वन टुक रहमत अली सीरियसली 1930s तक। एटलीस्ट ऑल द लीग एंड मुस्लिम अदर मेंबर्स डिसमिस द आइडिया ऑफ मेरिली अ स्टूडेंट ड्रीम। ये रहमत अली जो ये स्टूडेंट थे, इनकी डिजायर थी कि हमारा एक अलग देश होना चाहिए, अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। इवन जो मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीडर्स थे वो भी उस टाइम तक ये नहीं चाहते थे कि एक अलग देश बने। उन्होंने सोचा कि एक बच्चे की ड्रीम है ये, मतलब ये सिर्फ एक ख्वाहिश ही है। उन्हें क्या पता था कि सच में ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, द पाक डिमांड वाज फॉर्मलाइज्ड ग्रेजुअली इन 23 मार्च 1940। लीग ने तब एक रेजोल्यूशन मूव किया ऑटोनॉमी की, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। दिस रेजोल्यूशन वाज नेवर मेंशन्ड पार्टीशन और पाकिस्तान। तब तक वो सिर्फ एक ऑटोनॉमी चाह रहे थे, पार्टीशन पाकिस्तान ये बात कहीं मेंशन नहीं थी। सिकंदर हयात खान जो कि पंजाब प्रीमियर और लीडर थे यूनियनिस्ट पार्टी के, जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उन्होंने भी डिक्लेयर किया था अपनी 1 मार्च 1941 की स्पीच में कि वो अपोज करते हैं पाकिस्तान एंड इट वुड मीन मुस्लिम राज हेयर एंड हिंदू राज एल्सवेयर। वो ये चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे।
If Pakistan means unalloyed Muslim Raj in Punjab, then I will have nothing to do with it. कि मतलब ऐसा हो कि एक जगह पे मुस्लिम रह रहे हैं, एक जगह पे हिंदू रह रहे हैं, ऐसी चीज को मैं पर्सनली भी कभी सपोर्ट नहीं करूंगा. ही रिटेलिएटेड हिज प्ली फॉर द लूज यूनाइटेड कन्फेडरेशन एंड कंसिडर्ड ऑटोनॉमी फॉर द कंसिडरेशन यूनिट्स. उन्होंने ये बोला कि ऐसी चीज को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता कि एक जगह पे मुस्लिम राज हो, एक जगह पे हिंदू राज हो. The origins of Pakistan demand had also been traced by Urdu poet Muhammad Iqbal, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था. उन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में मुस्लिम लीग 1930 में पोएट ने लिखा कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मुस्लिम स्टेट है वो उन्होंने उस वक्त इस चीज को बोला था, लेकिन वो विजुअलाइज नहीं कर रहे थे कि एक नई कंट्री इमर्ज होगी. बट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जिसको बाद में पाकिस्तान बना, उसको ऑटोनॉमी दी जाए विद इन सिंगल लूजली स्ट्रक्चर्ड इंडियन फेडरेशन, ये डिमांड उन्होंने रखी थी. उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान ही बन जाएगा, बट उन्होंने ये वाली डिमांड तो जरूर रखी थी. द सडननेस ऑफ पार्टीशन, वी हैव सीन दैट लीग इटसेल्फ वाज वेग. उनको भी यकीन नहीं था कि वो 1940 तक कि वो पाकिस्तान की डिमांड करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 7 years में फॉर्मल आर्टिकुलेशन डिमांड शुरू हुई मुस्लिम मेजॉरिटीज एरियाज की और पार्टीशन हुआ. नो वन न्यू दैट पाकिस्तान मेंट, और वो कैसे शेप होगा, वहां लोगों का भविष्य कैसा होगा, किसी को कुछ नहीं पता था. जो लोग माइग्रेट कर रहे थे 1947 में, उनको लगा कि ये कुछ टाइम की बात है, लड़ाई हो रही है, शांति हो जाएगी और हम वापस अपने जगह पे आ जाएंगे. इनिशियली मुस्लिम लीडर्स को भी लगा कि उन्होंने पाकिस्तान की बात बोल दी, लेकिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था कि ये हो ही जाएगा. बिगनिंग में जिन्ना हिमसेल्फ ने पाकिस्तान को सिर्फ बार्गेनिंग की तरह से यूज किया. कभी कभी होता है ना कि जैसे सपोज आप कहीं सामान खरीदने जाओ तो कोई शॉपकीपर आपको पहले ही बहुत 1000 रुपीज बोल दे, ताकि ये सोचे कि आप कम से कम आप उसको 7 से 800 तो दे ही दोगे, है ना. तो वो बार्गेनिंग के तौर से उन्होंने यूज किया कि हम बहुत बड़ी डिमांड रखूंगा तो मुझे कुछ तो मिल ही जाएगा. इस तरीके से उन्होंने बार्गेनिंग के लिए यूज किया था. ब्लॉकिंग पॉसिबल ब्रिटिश कंसेंशन, और कांग्रेस को एडिशनल फेवर्स ना मिले उस चीज के लिए वो पाकिस्तान का प्रेशर डाल रहे थे. लेकिन ब्रिटिश ने उस नेगोशिएशन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो रोक दिया था. नन अदरलेस 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई और ब्रिटिश राज नीज पे आ गया, और ये था कि अब पावर ट्रांसफर तो होगी ही होगी. और डिसाइड हो गया था कि 15 अगस्त को पावर ट्रांसफर होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि पावर ट्रांसफर होने के साथ पार्टीशन भी होगा. सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब यहाँ से पोस्ट वॉर डेवलपमेंट्स क्या हुई, बात शुरू हुई थी, नेगोशिएशन शुरू हो गई थी, ये अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर कोई भी, ये देखो इस फोटो में जिन्हा और गांधी जी बात कर रहे हैं मीटिंग से पहले जो वॉइसरॉय से हुई थी उनकी, तो ये इस पिक्चर में वो चीज दिखाई जा रही है. तो ये अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर अभी तक के डिस्कशन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. इससे पहले वाला पार्ट जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, अगर वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना. वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा. चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग.